हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इस टैक्सोनॉमी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेंगे कि जो टैक्सोनॉमी होती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, या जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज द टैक्सोनॉमी। कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी चीज़ को क्लासीफाई करता है उसको हम बोलते हैं taxonomy. Taxonomy of the instructional objectives is a tool that is used to describe and understand the structure of the learning objective. जो taxonomy है instructional objective की, वो एक ऐसा टूल है जिसका कि हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब और अंडरस्टैंड करने के लिए जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को। फिर नेक्स्ट है, दीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर डिवाइडेड इनटू द 3 लेवल्स इन विच इंक्लूड द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवेल्युएशन। अब हमने बोला कि जो ये लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, जिनमें कि इंक्लूड होती है हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवेल्युएशन। फिर दिस टैक्सोनॉमी प्रोवाइड द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। कि ये जो टैक्सोनॉमी होती है ये हमारे को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है करिकुलम डेवलपमेंट में। फिर आगे है, दिस टेक्सोनॉमी हेल्प टू इवेलुएटिंग द स्टूडेंट अचीवमेंट एंड डिज़ाइन न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जो टेक्सोनॉमी है ये हेल्प करती है हमारे को इवेलुएट करने में स्टूडेंट की अचीवमेंट्स को, और साथ ही साथ उनके डिज़ाइंस को और उनके नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। टेक्सोनॉमी इज अ टूल दैट क्लासीफाई एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट ऑफ डोमेन। कि जो टेक्सोनॉमी है वो एक ऐसा टूल है जो कि क्लासीफाई और हमारे को शो करता है रिलेशनशिप को एलिमेंट्स के डोमेन के बीच में। जो भी वेरियस टाइप के एलिमेंट्स ऑफ डोमेन होते हैं उनका जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है टैक्सोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो दिस टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय द बेंजामिन ब्लूम इन 1956 की। ये जो टैक्सोनॉमी थी ये दी थी बेंजामिन ब्लूम ने इन 1956 में। अकॉर्डिंग टू ब्लूम, with the help of the teaching learning process and learning experiences, we can change the behavior of an individual. अब यहाँ पे हमने बोला कि जो बेंजामिन ब्लूम है उनका कहना है कि हम टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनका जो बिहेवियर है उनको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। अब देयर आर द 3 एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर दैट इज गिवन बाय द ब्लूम। अब जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए थे बिहेवियर के। जो पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन को। द कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड दोज ऑब्जेक्टिव दैट इज रिलेटेड टू द रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड द स्किल। कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सॉरी, जो कॉग्निटिव डोमेन है उस वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारा रिकॉल और रिकॉग्निशन के साथ, और साथ ही साथ ये लिंक्ड है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और स्किल्स के साथ। अब ये जो कोग्निटिव डोमेन है उसको भी फर्दर 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और आपको ये 6 जो कैटेगरी है उनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। तो वो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है पेंसिल के साथ, KUAASE। इससे आपको ये जो 6 इसके फर्दर कैटेगरीज हैं इनको याद करने में अंडरस्टैंडिंग होगी। के से होगा हमारा नॉलेज, यू से होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद ए से होगा एप्लीकेशन, ए से होगा एनालिसिस, एस से होगा सिंथेसिस और ई से होगा हमारा इवेल्युएशन। तो पहले पढ़ेंगे हम नॉलेज के बारे में। इट इंक्लूड द बिहेवियर एंड टेस्ट सिचुएशन दैट फोकस ऑन रिमेंबरिंग आइदर बाय रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है बिहेवियर और ऐसी कोई टेस्ट सिचुएशंस जिसमें कि हम फोकस कर रहे हैं किस पे, रिकॉग्निशन और रिकॉल पे। मेनली फोकस करेंगे हम इसमें रिकॉग्निशन और रिकॉल पे। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब हम अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, कई बुक्स में अंडरस्टैंडिंग दिया होता है और कई बुक्स में कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है, तो दोनों ही सही होते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन द नॉलेज। इफ देयर इज नो नॉलेज देयर विल बी नो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये बेस्ड अपॉन है नॉलेज से, और साथ ही साथ यहाँ पे बोला कि अगर नॉलेज नहीं होगी, अगर नॉलेज नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं होगा। अब मान लो आपको यहाँ पे कोई एक टॉपिक ले रहे हैं हम, पर्टिकुलर टॉपिक हम ले लेते हैं जीन प्याजे की थ्योरी। मान लो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, जब आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी कहाँ से होगी जब आप उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है।
अब आगे बोला इसमें हमारे पास, इट मीन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट, आइडिया, प्रिंसिपल, थ्योरीज, मेथड, प्रोसेस एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके, कोई फैक्ट है, कोई आइडिया है, कोई प्रिंसिपल है, कोई थ्योरी है, कोई प्रोसेस है, कोई मेथड है। अब ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला इसमें ट्रांसलेशन, इन विच द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड दैट दे ट्रांसलेट एंड समराइज द नॉलेज इनटू ओन वर्ड्स। इसमें क्या बोला गया, इसमें कि जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी वो चीज़ पढ़ रहा है वो उसको अपनी नॉलेज को भी, जो भी उसके पास नॉलेज है उसको वो ट्रांसलेट कर सकता है खुद के वर्ड्स में। जैसे कि अभी हमने बोला, हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में मैंने आपको क्या बताया कि क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद हमने बोला कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का एक टूल है जो कि डिस्क्राइब करता है, अंडरस्टैंड करता है किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग के ऑब्जेक्ट को, साथ ही साथ कि इसको डिवाइड किया गया है 3 लेवल्स में। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो जो चीज़ें मैंने जैसे मैंने लाइन टू लाइन लिखा है आप एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। अब जब आपको कोई एक चीज़ समझ आ गई तो उसके बाद क्या करेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आगे हमारे पास इंटरप्रिटेशन, इट मीन टू काइट एग्जाम्पल, क्लासीफाई, वेरीफाई एंड डिस्क्रिमिनेट एक्सेट्रा। अब हमने मान लो हमें कोई चीज़, किसी चीज़ का हमें नॉलेज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि क्या कर रहे हैं बच्चा, वो उस नॉलेज को अपने वर्ड्स में वो ट्रांसलेट कर पा रहा है। जब उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, वो ट्रांसलेट कर पा रहा है चीज़ों को खुद के वर्ड में, तभी तो उसको पता लगेगा कि उसमें क्लासिफिकेशंस हो रही है, उसको वेरीफाई करने का पता लगेगा कि वो चीज़ सही है या गलत है, वो उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो खुद बता सकता है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। वो तभी ये चीज़ें बता सकता है जब उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। यानी कि ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास एक्स्ट्रापोलेटेशन। तो इट मीन अप्लाई द नॉलेज टू द न्यू सिचुएशन एंड एरिया। इसका मतलब है कि जो आपने नॉलेज पहले पढ़ी थी, जो आपने नॉलेज क्लासीफाई करी, वेरीफाई करी, अब उस नॉलेज को क्या करना है, हमने हमने अप्लाई करना है उस नॉलेज को न्यू सिचुएशंस के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा सेल, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने सेल पढ़ा, हमने सेल का मोटा मोटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि हाँ जी, जो सेल है वो टिश्यू बना, एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी होती है वो पहले सेल से बनती है, फिर सेल के बाद टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर उससे पूरा ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ह्यूमन डेवलप हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया कि जो सेल है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, सेल के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी होगा आपको आगे सेल के बारे में बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे कि हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पहले से तो पता था कि आपने सेल के बारे में ये पढ़ा, अब आप वही नॉलेज को नेक्स्ट क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, सेल में इतना होता है, सेल इससे बना था, सेल ऐसे बनता है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको न्यू और नॉलेज भी वहाँ पे आपको मिलेगी, और उस न्यू नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पुरानी वाली नॉलेज के साथ में। फिर थर्ड है हमारे पास अब एप्लीकेशन, इट रेफर टू द यूज़ ऑफ नॉलेज और स्किल इन अ स्पेसिफिक एंड रियल लाइफ सिचुएशन। अब हमने, जैसा हमने बोला एक्स्ट्रापोलेटेशन में वो सेम चीज़ें एप्लीकेशंस में भी थोड़ा डिफरेंट है। बस हमने बोला कि यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक नॉलेज को किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ, किसी एक स्पेसिफिक स्किल के साथ रिलेट करेंगे, और साथ ही साथ उसको हम रियल लाइफ के साथ भी अपनी रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे एनालिसिस, इट इज़ पॉसिबल व्हेन द नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अप्लाइड या एक्वायर्ड। अब हमने एनालिसिस में बोला कि हम एनालिसिस तभी कर सकते हैं किसी चीज़ को जब हमें नॉलेज होगी, जब हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, हमें पता होगा कि हमने कैसे किस चीज़ को एप्लीकेशन करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, तो तभी हम उस चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास सिंथेसिस, इन विच ऑल द एलिमेंट आर पुट टुगेदर और अ पार्ट टू फॉर्म एज होल। इसमें हमने बोला कि इसमें हमने जितने भी एलिमेंट पढ़े ऊपर, नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया हमारा, फिर एप्लीकेशन एनालिसिस हो गया, इन सबको हम एक साथ लेके आएंगे और इनको हम एक एक करके नहीं यूज़ करेंगे, इनका हम साथ में यूज़ करेंगे, एज अ होल यूज़ करेंगे इन सब का।
अब सिक्स्थ है इसमें हमारे पास इवेल्युएशन। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। इट रेफर टू द जजमेंट अबाउट द वैल्यूज ऑफ मटेरियल्स एंड मेथड ऑफ गिवन पर्पस। अब इसमें बोला कि जो इवेल्युएशन है वो हमारा हाईएस्ट लेवल है किसका, कॉग्निटिव डोमेन का। और साथ ही साथ ये रेफर करता है हमारी जजमेंट पे, किसकी जजमेंट पे, कोई वैल्यू होगी, कोई मटेरियल हो गया, कोई मेथड हो गया, जो भी हमारे को पर्पस गिवन किया गया है उस पे। अब सेकंड डोमेन है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन, और इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो उसको याद करने के लिए यहाँ पे एक और ट्रिक है, तो वो है RRVOC। आर से आएगा रिसीविंग, फिर दूसरे आर से आएगा रिस्पॉन्डिंग, वी से आएगा वैल्यूइंग, ओ से आएगा ऑर्गेनाइजिंग, एंड सी से आएगा करेक्टराइजिंग। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो अफेक्टिव डोमेन है वो होता क्या है। अफेक्टिव ऑब्जेक्ट आर कंसर्न्ड विद द इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, फीलिंग्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड मेंटल टेंडेंसी टू द ऑफ द pupil. It include a ways in which the people, यहाँ पे पीपल की स्पेलिंग गलत है तो आप करेक्ट कर लेना, डील विद द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फिनोमेन्स। अब यहाँ पे हमारे को बोला कि जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है या जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कंसर्न करता है इंटरेस्ट से, फीलिंग से, हमारी वैल्यू, इमोशन, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अप्रिशिएशन, और जो हमारी मेंटल टेंडेंसी होती है उससे। साथ ही साथ इसमें हमारे को बताया जाता है कि हमने कैसे, जो लोग होते हैं उन्होंने कैसे डील करना है एक्सटर्नल और इंटरनल फिनोमिनन्स के साथ में। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें रिसीविंग। तो इट मीन्स पीपल विल टू रिसीव बाय इन्वॉल्व पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर ऑफ सर्टेन आइडियाज, मटेरियल और फिनोमिन। अब हमने बोला कि यहाँ पे हमने किसी एक चीज़ को रिसीव करना है। अब हमने किसी एक चीज़ को रिसीव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को वहाँ पे अटेंशन पे करनी पड़ेगी, अवेयर होना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, मटेरियल्स होने चाहिए, फिनोमिन होने चाहिए। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो आप ये पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते पढ़ते क्या अभी क्या कर रहे हो, आप अटेंशन हो, अवेयर हो इस चीज़ को लेके कि हाँ हमने भी ये पढ़ना है, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को अटेंशन पे करना पड़ेगा, हमारे को अवेयर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अटेंशन नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। अब इसमें मेन तीन आते हैं, हमारा अवेयरनेस, सेकंड है विलनेस टू रिसीव, एंड थर्ड है हमारा कंट्रोल एंड सिलेक्टेड अटेंशन। अब मान लो आपके अवेयरनेस नहीं होगी तो आप कोई चीज़ सीख ही नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको उस चीज़ को सीखने की विलनेस नहीं होगी, आपकी इच्छा नहीं होगी, तो भी आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाओगे। और हमने क्या करना है, खुद को कंट्रोल करना है, और हमने खुद को क्या करना है, अटेंशन की पावर में रखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन होता है वो हो जाता है डाइवर्ट। क्या पता अभी आप पढ़ रहे हो और सोचते हो कि हाँ आज तो ठंड का मौसम है, क्यों ना मैगी खा ली जाए। तो क्या हो रहा है, वो मन है जो हमारा वो डाइवर्ट हो जा रहा है एकदम से। यहाँ पे हमें वो नहीं करना है, हमें अटेंशन पे रखनी है अपनी। सेकेंड है हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग। इट इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। वंस अ लर्नर अटेंड अ पर्टिकुलर आइडिया, इवेंट और थिंग, देन इट इज मस्ट बी मेड रिस्पॉन्ड ऑन इट। अब यहाँ पे हमने बोला कि अब हमने किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है तो वहाँ पे हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो। बट यहाँ पे हम पर्टिकुलरली लर्निंग की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर आपको लर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देना ज़रूरी है। अब एक बार जो लर्नर है उसने क्या किया, अटेंड कर लिया पर्टिकुलर आइडिया को, इवेंट को, थिंग को, तो उसके बाद क्या है, वो उस चीज़ पे क्या कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वैल्यूइंग। वैल्यूइंग इज रिलाई ऑन द रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। इट इज़ द एबिलिटी टू सी द वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस्ड इट। अब हमने यहाँ पे बोला कि जो वैल्यू है वो हमारी रिलाय करती है रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग पे, और साथ ही साथ ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसपे कि हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। फोर्थ है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग इज असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कैटेगरी। इट इन्वॉल्व पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, एंड then relating them to each other and create a unique value system। अब यहाँ पे हमने बोला कि ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमारे को रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, तभी हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं किसी चीज़ को कैटेगरी में। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती है, वैल्यू है, इन्फॉर्मेशन है, आइडिया है, थॉट है, उनको हम इकट्ठा लेके आते हैं और फिर उनको रिलेट करते हैं उस एक दूसरे के साथ, और फिर रिलेट करने के बाद हम एक नया यूनिक वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं। मेनली हमने इसमें बोला
कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू, इन्फॉर्मेशन, डाटा, आइडिया, कुछ भी जो भी हमारे पास है, अलग अलग है, वो हम उसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे और उसको रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। जब हमने उसको रिलेट कर दिया तो उसको रिलेट करने के बाद हम एक नया वैल्यू सिस्टम बना देंगे। फिफ्थ है हमारे पास कैरेक्टराइजिंग। इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। इट इज़ अबाउट internalizing the values. The learner has the ability to absorb all the essential affective domain. अब हमने बोला कि ये हाईएस्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो वैल्यू है हम उनको इंट्रेनलाइजिंग करेंगे। साथ ही साथ जो लर्नर है उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो एब्जॉर्ब कर सके सभी जो भी अफेक्टिव बिहेवियर होते हैं अफेक्टिव डोमेन में। अब हमारा थर्ड डोमेन है यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल। जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है वो हमारा जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट की उसके अंदर ही आती हैं। साथ ही साथ जो भी उसमें डेवलपमेंट होना होता है स्किल्स का वो भी हमारा साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। अब ये जो साइकोमोटर डोमेन है ये भी फर्दर 5 पार्ट्स में या 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या इनको एलिमेंट्स भी हम बोल सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, तो वो है IMPAN, इम्पैन। ठीक है, फर्स्ट होएगा इमिटेशन, M से होगा मैनिपुलेशन, P से होगा प्रिसीजन, A से होगा आर्टिकुलेशन और N से होगा नेचुरलाइजेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे इमिटेशन। लर्नर लर्न्स थ्रू द वॉचिंग एंड इमिटेट द अदर्स एक्शन। इसमें क्या होगा कि जो भी लर्नर होगा वो दूसरे पर्सन को देख के उसके जो भी एक्शंस होंगे उनको देख के वो चीज़ों को लर्न करेगा और फिर इमिटेट करेगा। ठीक है, थर्ड सेकंड बोला मैनिपुलेशन। लर्नर परफॉर्म थ्रू द मेमोराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, कि हमने बोला और वो डायरेक्शन होगी हमारी रिटर्न टू ओरल। ठीक है, इसमें हमने बोला कि जो लर्नर है वो परफॉर्म करेगा किसी भी चीज़ को अपनी मेमोरी के साथ में। थर्ड है हमारा प्रिसीजन। लर्नर परफॉर्मेंस बिकम मोर एग्जैक्ट एंड एक्शन आर मोर एक्यूरेट। इसमें आते आते क्या हो जाता है कि जो लर्नर है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा एग्जैक्ट बन जाती है, उसके जो एक्शंस होते हैं वो भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। फोर्थ है हमारे पास आर्टिकुलेशन। लर्नर यूज द मल्टीपल स्किल्स एंड परफॉर्म टुगेदर। इसमें लर्नर ने जितनी भी स्किल्स सीखी होंगी उन सभी स्किल्स का वो यूज़ करेगा और उनको परफॉर्म करेगा टुगेदर। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास नेचुरलाइजेशन, कि जो हमारा लर्नर है, लर्नर अचीव द हाई लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एक्शन बिकम मोर नेचुरल। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर की अचीवमेंट होती है वो हाई लेवल परफॉर्मेंस की हो जाती है और साथ ही साथ जो उसके एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा नेचुरल हो जाते हैं। इसी के साथ जो हमारी कॉग्निटिव सॉरी जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो टैक्सोनॉमी है वो समझ आई होगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है उसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी है, तो वो क्या इम्प्लीकेशंस है। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ द ब्लूम टैक्सोनॉमी, पहला है हमारे पास क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड है टारगेटिंग इंस्ट्रक्शन, थर्ड है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, फोर्थ है करिकुलम डेवलपमेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, सिक्स्थ है हमारे पास प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट है हमारे पास develop critical thinking, enhance student engagement, facilitate effective assessment, foster creativity, improve teacher planning, enhance student autonomy, encourage active learning, prepare student for the real world challenges, inform professional development. मेरे को नहीं लगता कि ये जो implications है इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ईजी है सारी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।